Adhika Gaur with session number 20 of your chapter Why Do We Fall Ill? And in this session we are here going to discuss about the question answers of our Sat 1, that is here we will be discussing about the question answers of our in-text exercise. So let's start with the question number 1. State any two conditions essential for good health. You have to state two conditions essential for good health. गुड हेल्थ के लिए कौन सी ऐसी दो कंडीशंस हैं जो एसेंशियल होनी चाहिए? फर्स्ट, प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड अ बैलेंस्ड डाइट. सेकंड, गुड सोशल एनवायरनमेंट. सिंपल सी बात है, किसी भी पर्सन की गुड हेल्थ कब होगी? जब उसे एक प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा होगा, तब उसे एक प्रॉपर बैलेंस डाइट मिल रही होगी, और उसके साथ साथ जो उसका सोशल एनवायरनमेंट है वो एक बेटर वे में होना चाहिए ताकि उसे कोई भी मेंटली इफेक्ट ना पड़े, उसे कोई भी हेल्थ इश्यूज ना क्रिएट हो. इज दैट क्लियर? So the two conditions essential for good health are proper nutrition and a balanced diet, and also a good social environment. The next question is, state any two conditions essential for being free of diseases. आपको कोई ऐसी दो conditions बतानी है जो essential है for being free of diseases. Diseases से free रहने के लिए जो दो conditions essential हैं, you have to answer that. So the first, eating nutritious and बैलेंस फूड. सबसे पहले हमें ऐसा खाना खाना है जिसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो और जो फूड हो वो बैलेंस फूड हो. क्लियर? अलॉन्ग विद दैट पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन. उसके साथ साथ में जो अपनी पर्सनल हाइजीन है, कम्युनिटी हाइजीन है, उसे मेंटेन करके रखना पड़ता है. क्लियर? सो द टू कंडीशंस एसेंशियल फॉर बीइंग फ्री ऑफ डिसीजेस आर eating nutritious and balanced food and personal and community hygiene. The next question is, are the answers to the above questions necessarily the same or different? Why? अभी हमने दो क्वेश्चंस के बारे में स्टडी किया जिसमें एक में हमें गुड हेल्थ की जो दो एसेंशियल कंडीशंस हैं उनके बारे में पूछा गया था, और दूसरे में हमें क्या पूछा गया था? दूसरे में हमें पूछा गया था अबाउट द एसेंशियल कंडीशंस फॉर बीइंग डिसीज फ्री. क्लियर? तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि क्या जो ये दोनों कंडीशंस हैं, दोनों क्वेश्चंस हैं, इनमें जो नेसेसरी कंडीशंस हैं वो सेम है या डिफरेंट है, एंड क्यों? एक्चुअली टू सम एक्सटेंट दे आर सेम. ज्यादातर ये सेम ही है, बिकॉज इफ द कंडीशंस दैट आर एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ आर मेंटेन्ड, ऑटोमेटिकली द चांसेस ऑफ गेटिंग अ डिसीज विल बी मिनिमाइज्ड. क्योंकि सिंपली वो कंडीशंस जो गुड हेल्थ के लिए एसेंशियल हैं उन्हें मेंटेन करके रखा जाए तो ऑटोमेटिकली जो डिसीज के होने के चांसेस हैं वो भी मिनिमाइज हो जाते हैं. इज दैट क्लियर? That to some extent they are same, because if the conditions that are essential for good health are maintained, then automatically the chances of getting a disease will be minimized. But at the same time we can say that they are different, because being healthy means physical, mental and social well-being, while being disease free means not suffering from any disease. लेकिन वहीं पे मैंने बताया था कुछ एक्सटेंट तक ये दोनों एक दूसरे के साथ सेम है, लेकिन वहीं पे सेम टाइम पे ये दोनों एक दूसरे के साथ डिफरेंट भी थे. क्यों? क्योंकि गुड हेल्थ का मीनिंग क्या होता है? गुड हेल्थ का मीनिंग होता है कि आप फिजिकली वेलबींग हो, मेंटल वेलबींग हो, एंड आप सोशली भी वेलबींग हो. क्लियर? दैट इज आपकी फिजिकली, मेंटली, सोशली कंडीशन प्रॉपर है. बट बीइंग डिसीज फ्री मीन्स नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी डिसीज. डिसीज फ्री होने का मतलब होता है कि आपको कोई डिसीज नहीं है. एंड नॉर्मली बिना डिसीज होने के बावजूद भी जो पर्सन होते हैं वो मेंटली, सोशली या फिजिकली सही नहीं रहते, तो ऑब्वियसली उनकी हेल्थ गुड नहीं हुई. तो सिंपली जो जहाँ पे वो एकदम परफेक्ट थे आंसर्स हमारे, दैट इज दोनों एक दूसरे के सेम थे, वहीं पे उसी टाइम पे वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट भी हैं. कैसे वो अभी आप समझ के होंगे. क्लियर? योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिस्ट द 3 रीजंस व्हाई यू वुड थिंक दैट यू आर सिक एंड आउट टू सी अ डॉक्टर. कोई ऐसे 3 रीजंस बताइए जिनके अकॉर्डिंगली आपको ऐसा फील होगा कि आप सिक हो और आपको एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए. इफ ओनली वन ऑफ दीज सिम्टम्स वर प्रेजेंट, यदि इनमें से कोई एक ही सिम्टम प्रेजेंट है, वुड यू स्टिल गो टू द डॉक्टर? क्या आप फिर भी डॉक्टर के पास जाओगे? व्हाई एंड व्हाई? एक्चुअली कॉमन सिम्टम्स व्हिच इंडिकेट सिकनेस आर हेडेक, कफ एंड डिसेंट्री. नॉर्मली कोई भी सिम्टम जो किसी सिकनेस को सिम्प्टोमाइज करते हैं, किसी सिकनेस को इंडिकेट करते हैं, वो क्या है? हेडेक होता है पहले पर्सन को, या कफ होता है, या डिसेंट्री होता है. क्लियर? तो ऑब्वियसली, एंड इफ आई सी एनी वन ऑफ द वेब सिस्टम आई विल इमीडिएटली गो टू द डॉक्टर. यदि मुझे इसमें से कोई एक भी सिम्टम दिखेगा
तो ऑब्वियसली मैं क्या करूंगी, ऑब्वियसली मैं डॉक्टर को इमीडिएटली कांटेक्ट करूंगी, बिकॉज एनी ऑफ दिस सिम्टम्स कैन बी द साइन ऑफ सिकनेस और डिसीज, क्योंकि हेडेक हुआ, डिसेंट्री हुआ, कफ हुआ, ये कोई भी सिम्टम इनमें से सिकनेस का, डिसीज का साइन हो सकता है। इग्नोरिंग इट मे लीड टू द इंक्रीज इन डिसीज, और सिंपली यदि मैं इसे इग्नोर करूंगी तो क्या होगा, मेरी जो डिसीज है वो इंक्रीज हो सकती है। तो यदि मेरे को कोई सिम्टम दिखेगा तो मैं सबसे पहले डॉक्टर को कांटेक्ट करूंगी, ताकि जो डिसीज है वो उसको मेरे को उसके बारे में पता पड़ पाए कि क्या कोई डिसीज स्प्रेड तो नहीं हो रही। इज दैट क्लियर? योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डू यू थिंक द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन योर हेल्थ आर लाइकली टू बी मोस्ट अनप्लीजेंट? आपको क्या लगता है कि इन केसेस में से कौन से केस में जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा आपकी हेल्थ पे वो अनप्लीजेंट होगा? आपके पास 3 ऑप्शंस है। इफ यू गेट जॉन्डिस, यदि आपको जॉन्डिस हो जाता है, इफ यू गेट लाइस, यदि आपको लाइस हो जाते हैं, इफ यू गेट एक्ने, यदि आपको एक्ने हो जाते हैं। आपको ये भी बताना है कि ऐसा क्यों होगा कि उसका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है वो अनप्लीजेंट होगा। सो द थिंग इज, इफ आई हैव लाइस एंड एक्ने, इट विल नॉट हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन माई बॉडी। सिंपली यदि मेरे को लाइस होते हैं या एक्ने होते हैं तो वो मेरी बॉडी पे ज्यादा इफेक्ट नहीं करेंगे। इट विल नॉट हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन द बॉडी, वो मेरी बॉडी पे कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं रखेंगे। बट इफ आई गेट जॉन्डिस, लेकिन यदि मुझे जॉन्डिस हो जाता है, आई विल रिजल्ट इन ड्रास्टिक लॉन्ग टर्म इफेक्ट, क्योंकि ऑब्वियसली जो जॉन्डिस है उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं। जो जॉन्डिस है वो एक वीकेंड से काफी लॉन्ग टाइम वाली बीमारी होती है, लॉन्ग टर्म वाली डिसीज होती है। तो ऑब्वियसली उसके जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होंगे वो मेरी बॉडी पे अनप्लीजेंट भी लगेंगे और ड्रास्टिक भी होंगे। इज दैट क्लियर? दैट इफ आई गेट जॉन्डिस इट विल रिजल्ट इन ड्रास्टिक लॉन्ग टर्म इफेक्ट। क्लियर? योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, why are we normally advised to take bland and nourishing food when we are sick? जब भी कोई पर्सन सिक होता है तो उसे ब्लैंड एंड नॉरिशिंग फूड ही क्यों एडवाइज किया जाता है? एक्चुअली द इम्यून पावर ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस ड्यूरिंग डिसीजेस और इन्फेक्शन, क्योंकि जो इम्यून पावर होती है बॉडी की वो डिसीज के ड्यूरिंग, इन्फेक्शन के ड्यूरिंग डिक्रीज होती चली जाती है। Therefore, bland or easily digested food is eaten and nourishing food helps in strengthening the immune system. तो जो ब्लैंड है और वीकेंड से जो इजीली डाइजेस्टेड फूड है उसे खाया जा सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब इम्यून पावर जो है बॉडी की वो डिक्रीज हो गई है, तो जो फूड है उसको प्रॉपरली यदि बॉडी में हमें डाइजेस्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या ऐसा फूड चूज करना पड़ेगा जो इजीली डाइजेस्टेड फूड हो। क्लियर? दैट्स व्हाई हम ब्लैंड प्रेफर करते हैं। एंड नॉरिशिंग फूड हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग द इम्यून सिस्टम, और नॉरिशिंग फूड हम इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि जो नॉरिशिंग फूड होता है वो इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का वर्क करता है। इज दैट क्लियर? दैट वी यूज ब्लैंड एंड नॉरिशिंग फूड during sickness because bland or easily digested food is eaten and I mean to say nourishing food helps in strengthening the immune system. Clear? Your next question is, what are the different means of which infectious disease are spread? कौन से ऐसे डिफरेंट मीन्स हैं जिनके थ्रू जो इन्फेक्टियस डिसीज है वो स्प्रेड होती हैं? तो फर्स्ट है हमारा डायरेक्ट ट्रांसमिशन। क्लियर? डायरेक्ट ट्रांसमिशन में कई टाइप से होता है। जैसे फर्स्ट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से, जैसे दैट इज जो पर्सन सिक है, क्लियर, आप उसके साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में हो, आप उसके पास बैठते हो, उसके साथ सोते हो, उसके साथ खाते हो, तो ऑब्वियसली क्या होगा, आपको भी जो डिसीज उसको है वो आपको स्प्रेड हो जाएगी, आपकी बॉडी में भी वो डिसीज स्प्रेड हो जाएगी। सेकेंड होता है बाय ड्रॉपलेट्स, दैट इज यदि कोई पर्सन सफर कर रहा है किसी भी प्रॉब्लम से, किसी भी डिसीज से, और यदि वो स्नीज करता है या कफ करता है, तो उसके कफिंग या स्नीजिंग के टाइम पे क्या होता है, तो उसके माउथ से या नोज से जो ड्रॉपलेट्स आते हैं यदि वो आपके ऊपर आएंगी, दैट इज आपको वो ड्रॉपलेट्स कनेक्ट करेंगी, तो क्या होगा, उन ड्रॉपलेट्स के थ्रू आप में भी वो डिसीज स्प्रेड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट आता है बाय कॉन्टैक्ट विद सॉइल। सॉइल में इतने सारे जर्म्स होते हैं, वी नो इट वेरी वेल, और जब हम सॉइल से कॉन्टेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली उस टाइम पे भी क्या हो सकता है, उस टाइम पे भी जो डिसीज है वो हमारी बॉडी में स्प्रेड होने के चांस रहते हैं। एंड बाय इनॉक्यूलेशन, इनॉक्यूलेशन में क्या होता है, जो सिरिंज हैं, निडल्स हैं, यदि किसी इन्फेक्टेड पर्सन की यूज की हुई सिरिंज या निडल्स को हम किसी एक ऐसे पर्सन पे यूज करते हैं जो हेल्दी है, क्लियर, तो क्या होगा, ऑब्वियसली जो हेल्दी पर्सन है उसको भी वही डिसीज स्प्रेड होने के चांसेस रहते हैं जो इन्फेक्टेड पर्सन को थी। तो ये थे हमारे डायरेक्ट ट्रांसमिशन के मोड। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में क्या होता है,
transmission of diseases causing microbes takes place through vectors like flies etc. इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में क्या होता है, जब भी हमारी वो डिसीज जो भी माइक्रोब्स की वजह से होती हैं वो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन की वजह से फैलती हैं। वो कैसे फैलती है, जो वेक्टर्स होते हैं, जो फ्लाइज होते हैं, ऐसे जो वेक्टर्स होते हैं वो उन डिसीज को लेके आते हैं और वो हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट करने का वर्क करते हैं। इज दैट क्लियर? योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट प्रिकॉशंस कैन यू टेक इन योर स्कूल टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्टियस डिसीज। ऐसे कौन से प्रिकॉशंस हैं जो आप अपने स्कूल में लेंगे टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्टियस डिसीजेस, ताकि जो इन्फेक्टियस डिसीज हैं उनके जो इंसिडेंस हैं वो रिड्यूस हो जाए। सो द फर्स्ट वन इज ड्रिंकिंग क्लीन एंड हाइजीनिक वाटर। आप क्लीन एंड हाइजीनिक वाटर पियेंगे। कीपिंग द टॉयलेट नीट एंड क्लीन, जो टॉयलेट्स हैं उनको आप नीट एंड क्लीन रखेंगे। अवॉइडिंग द कंजप्शन ऑफ अनकवर्ड फूड, जो भी अनकवर्ड फूड है उसके कंजप्शन को आपको अवॉइड करना है। यूज अ हैंडकरचीफ टू कवर द माउथ व्हाइल स्नीजिंग और कफिंग। यदि आप स्नीज कर रहे हो या कफ कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको अपने माउथ को एक हैंडकरचीफ के थ्रू कवर करके रखना है। स्टेइंग अवे फ्रॉम एन इन्फेक्टेड स्टूडेंट, और उसके साथ साथ कोई भी जो इन्फेक्टेड स्टूडेंट है उससे आपको दूर रहना है। यदि आप ये सब प्रिकॉशंस रखेंगे तो जो इन्फेक्टियस डिसीज है उसके जो इंसिडेंसेस हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या होता है? Actually, the process of inoculating or injecting a vaccine into a person to develop immunity against a particular disease is called immunization. कोई भी हमारा इनोक्यूलेटिंग या इंजेक्टिंग कोई भी एक वो प्रोसेस जिसमें हम या तो इंजेक्ट करते हैं या इनोक्यूलेट करते हैं, एक ही बात होती है। किसी भी वैक्सीन को हम इंजेक्ट करते हैं किसी की बॉडी में ताकि जो पर्टिकुलर डिसीज है उसके लिए उसमें जो इम्यूनिटी है वो उसके अगेंस्ट डेवलप हो सके पर्सन में। तो ये जो प्रोसेस होता है वैक्सीनेशन का, इसी को हम इम्यूनाइजेशन कहते हैं। क्लियर? That the process of inoculating or injecting a vaccine into a person to develop immunity against a particular disease is called immunization. Your next question is, what are immunization programs available at the nearest health center in your locality? आपके आसपास जो हेल्थ सेंटर्स हैं वहाँ पे कौन से ऐसे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स हैं जो अवेलेबल होते हैं? So the first one is vaccination against chickenpox. चिकन पॉक्स के अगेंस्ट जो वैक्सीनेशन है वो अवेलेबल रहती है। वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, वैक्सीनेशन अगेंस्ट हेपेटाइटिस, वैक्सीनेशन अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस एंड आल्सो पोलियो वैक्सीनेशन। क्लियर? सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने जो हमारी इंटेक्स एक्सरसाइज थी बुक में उसके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व आउट कर लिया एंड डिटेल्स में स्टडी कर लिया कि हाउ दिस डिसीज स्प्रेड्स एंड ऑल। By the way, I guess this was enough for this session. In next session, we are going to discuss about the exercise questions. Till then, good luck.